आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का पहला टॉपिक है टनलिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल, सुरंगन प्रभाव के उदाहरण। किन किन घटनाओं में टनलिंग इफेक्ट होता है और उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टनलिंग इफेक्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि जो सुरंगन प्रभाव या टनलिंग इफेक्ट है, ये केवल क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। क्लासिकल फिजिक्स में ये नहीं होता है कि ये केवल क्वांटम फिजिक्स में होता है। तो केवल वे घटनाएं जिनको हम क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं उन्हीं को हम टनलिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सुरंगन प्रभाव में सुरंग के अंदर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है। आंसर है इसका नहीं। लेकिन कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये जानते हैं कि जब टनलिंग इफेक्ट होता है तो पार्टिकल की एनर्जी कैपिटल ई का मान पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट से कम होता है, और तथा जो कैपिटल ई है इसका मान होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वी नॉट, जो कैसी है लेस देन जीरो, बट नॉट पॉसिबल। देखने में तो मुझे लग रहा है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो क्वांटम फिजिक्स में कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में कुल ऊर्जा कैपिटल ई का मान तो ज्ञात किया जा सकता है, परंतु इसका कितना हिस्सा काइनेटिक एनर्जी है तथा कितना हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी है, यह ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो इसका मतलब हमें उसका मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्ट पता चल जाएगी, जो कि हेजनबर्ग के प्रिंसिपल के अनुसार संभव नहीं है। यदि पोटेंशियल एनर्जी व काइनेटिक एनर्जी का निश्चित मान ज्ञात हो जाए
तो संवेग P व स्थिति R का मान भी ज्ञात हो जाएगा, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार संभव नहीं है। अतः क्वांटम मैकेनिक्स में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान ऋणात्मक होने की कोई अवधारणा नहीं होती, होने का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल, रेडियो एक्टिविटी में नाभिक से अल्फा कणों का निकलना। हम जानते हैं कि अल्फा कणों की ऊर्जा कुछ 1, 2, 3 कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि नाभिकीय बलों के कारण, न्यूक्लियर फोर्सेस के कारण जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है उसका पोटेंशियल बैरियर लगभग 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो 2 या 3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा कण 25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विभव प्राचीर से बाहर कैसे निकल गया, इसको एक्सप्लेन हम क्लासिकल फिजिक्स से नहीं कर सकते, लेकिन हम टनलिंग इफेक्ट से या सुरंगम प्रभाव से कर सकते हैं। तो इसके अनुसार चिरसम्मत यांत्रिकी मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार अल्फा कण नाभिक से कभी नहीं निकल सकता,
परंतु सुरंगन प्रभाव के कारण हमें नाभिक से बाहर अल्फा कण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सुरंगन प्रभाव का, अमोनिया मॉलिक्यूल का आवर्ती प्रतिलोमन। अमोनिया मीन्स NH3। पीरियोडिक inversion of ammonia NH3 molecule। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। तो तीनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीन साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट होंगे और ये मिलके एक प्लेन बनाएंगे, यानी तीनों एक प्लेन में होंगे और अमोनिया मॉलिक्यूल इनसे अलग प्लेन में होगा। अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इनसे अलग होगा। इस प्लेन के ऊपर हो सकता है वो, या इस प्लेन के नीचे हो सकता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की दो स्थिति होंगी, या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे। इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन या प्रतिलोमन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन एटम उस प्लेन के जिसमें कि तीनों हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर या नीचे पाया जा सकता है। इस प्रकार की घटना पाई जाती है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीन हाइड्रोजन एटम एक प्लेन में होते हैं तथा इनके आपस में प्रतिकर्षण बल मिलकर नाइट्रोजन एटम के लिए विभव प्राचीर बनाते हैं, जिसका मान
नाइट्रोजन एटम की ऊर्जा से अधिक होता है। अतः चिरसम्मत यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के तल को पार करके दूसरी साम्यावस्था में नहीं जा सकता। परंतु क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार सुरंगन प्रभाव के कारण, टनलिंग इफेक्ट के कारण एन एटम तल को पार करके दूसरे साम्यावस्था में जा सकता है तथा इसकी गति बहुत तीव्र लगभग 10⁻10 हर्ट्ज होती है। तो इस घटना को भी हम केवल सुरंगन प्रभाव की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला उदाहरण, तो ऐंठे हुए इंसुलेटेड वायर धारा प्रवाह करंट कंडक्शन बिटवीन टू ट्विस्टेड insulated wires। तो हम ये जानते हैं कि अगर दो तारों के बीच में कोई इंसुलेशन का पेंट है तो एक वायर से दूसरे वायर में करंट नहीं जा सकती। इस तरह का एग्जाम्पल जैसे आपके मोबाइल चार्जर हैं, उसमें जो वायर होते हैं वो इंसुलेटेड होते हैं और अगर कोई वायर टूट जाता है, आपने देखा होगा अगर आप किसी
मोबाइल को आप ओपन करेंगे तो उसमें पतले पतले वायर होते हैं। किसी पे इंसुलेशन ग्रीन कलर का बहुत हल्का सा इंसुलेशन होता है, उसके बराबर में रेड कलर का होता है। और फिर उसके साथ में तांबे के कलर का वायर होता है। इनके ऊपर ये जो ग्रीन कलर या रेड कलर, ये इंसुलेशन की कोटिंग होती है, यानी कि एक वायर से दूसरे वायर में करंट नहीं जा सकती है। लेकिन अगर कोई वायर टूट जाए, मान लेते हैं ग्रीन वायर टूट गया, तो इसको जॉइंट करने के लिए क्या करते हैं कि ग्रीन वायर और दोनों टुकड़े ग्रीन वायर के आपस में ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। तब करंट का फ्लो हो जाता है। अब ये जो दोनों वायर, मतलब एक वायर के दोनों पीसेज हैं, ये आपस में इंसुलेटेड हैं, फिर भी एक वायर में से दूसरे वायर में करंट या इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? इस घटना की व्याख्या क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इंसुलेटिंग कोटिंग की परत बहुत पतली होती है, अतः ट्विस्टेड इंसुलेटिंग वायर्स में सुरंगन प्रभाव के कारण धारा प्रवाह हो जाता है। इस प्रकार से हम सुरंगन प्रभाव से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे दो इंसुलेटेड वायर के बीच में करंट का फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है फील्ड एमिशन एंड फील्ड आयनाइजेशन। एट लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिक्वायर्ड क्लासिकल। क्या मतलब है इसका? कि हम जानते हैं कि क्षेत्रीय उत्सर्जन या क्षेत्रीय आयनाइजेशन, ये क्या होता है कि मान लीजिए हमने किसी मेटल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यानी इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ये तो ले ली हमने मेटल, और इसको बैटरी के नेगेटिव से, और सामने ले ली एक प्लेट,
इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव मेटल की तरफ होगा। इस कारण मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। जिस घटना को हम फील्ड एमिशन या फील्ड आयोनाइजेशन कहते हैं। इन पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्लासिकली यदि इलेक्ट्रॉनों को निकलने के लिए ई नॉट वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है, तो देखा गया कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, जिसका मान ई नॉट से कम है, पर भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिक के अनुसार ये पॉसिबल नहीं है, परंतु सुरंगन प्रभाव के कारण समझाई जा सकती है। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी ई नॉट से कम है, तब भी टनलिंग इफेक्ट के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस को छोड़कर प्लेट की तरफ चले जाएंगे और ये घटना टनलिंग इफेक्ट कहलाएगी। अगर विभव प्राचीर पर ई का मान, आने वाले कण की ऊर्जा का मान बड़ा हो वी नॉट से, तो कोई कण वापस नहीं लौटना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। क्या मतलब है इसका? मान लेते हैं कोई विभव प्राचीर है जिसकी हाइट वी नॉट है और इसमें लेफ्ट से एक ऐसा पार्टिकल आ रहा है जिसकी ऊर्जा कैपिटल ई का मान वी नॉट से ज़्यादा है। तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार पार्टिकल इस विभव प्राचीर को आसानी से पार कर जाएगा, और अगर यहाँ पे कई सारे पार्टिकल आ रहे हैं तो इनकी लौटने की, या एक पार्टिकल भी है तो इसकी टकरा के लौटने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार अगर हम टनलिंग इफेक्ट के कारण देखें, हम जानते हैं पारगमन गुणांक या ट्रांसमिशन कांस्टेंट कैपिटल टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस 2 बीटा एल, जैसे हमने पहले प्रूव किया था, ई रेज टू पावर माइनस ट्वाइस बीटा एल, दैट इज
e raised to power minus twice L over h cross under root twice m v naught minus e। अब यदि e बड़ा है v नॉट से, तो कैपिटल E, या तो हम कह सकते हैं जो राइट हैंड साइड है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स संख्या होगी, सम्मिश्र होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, परंतु कैपिटल T का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैपिटल R प्लस T सबकी वैल्यू होनी चाहिए 1, इसलिए R इज इक्वल टू 1 माइनस T इज लेस देन 1। तो R की वैल्यू 0 ना होकर लेस देन 1 होगी, लेकिन होगी जरूर। इससे पता चलता है कि देयर इज सम प्रोबेबिलिटी दैट कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। इस प्रकार से ये सब एग्जाम्पल थे टनलिंग इफेक्ट के, जिनको हम टनलिंग इफेक्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक हैं इस यूनिट में जो डिटेल में मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, उसको हम आगे और किसी वीडियो में देखेंगे। इन शॉर्ट उनको थोड़ा सा बताया जा रहा है, जिससे कि अगर उनमें से कोई एक या दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसमें पार्टिकल इन ए रिजिड बॉक्स। पार्टिकल इन अ rigid box. Rigid box means infinite potential well. तो पहले हम रिजिड बॉक्स का मतलब हो गया इनफाइनाइट पोटेंशियल। पहले हम कंसीडर करेंगे वन डायमेंशन और उसी को एक्सटेंड कर सकते हैं हम फिर 3D के लिए। तो वन डायमेंशन का इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफिकली। एक्स एक्सिस पे तो हम वन डायमेंशन मान लीजिए प्लस एक्स या एक्स एक्सिस दिखा दी हमने, और x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू एल तक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, यानी जिसकी बाउंड्री की हाइट इनफाइनाइट। वाई एक्सिस पे हमने दिखाया है पोटेंशियल। इसके अंदर कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E है, मास m है। इस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू 0, जबकि x की वैल्यू है 0 से लेकर L तक, और इनफाइनाइट है जबकि x की वैल्यू है मोर देन 0 जीरो की वैल्यू v की वैल्यू 0 है, जबकि x की वैल्यू 0 से लेकर L तक है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब इनफाइनाइट,
और x की वैल्यू जब मोर देन l है तब इनफाइनाइट। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स का। अब इसके लिए जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे रीजन पोटेंशियल वेल के अंदर श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो एनर्जी फंक्शन डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ इसमें कि ई एन, और इसको डिटेल में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 ml स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो। श्रोडिंगर इक्वेशन बाई श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट। इससे ऊर्जा के क्वांटीकरण का पता लगता है। और इसके अलावा अगर हम वेव फंक्शन या प्रोबेबिलिटी जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे ऊर्जा के क्वांटीकरण में तो हमें E1 मिलेगा। तो हम देखते हैं कि एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं आ रही। E1 फिर E2 फिर E3 यानी ऊर्जा स्तर डाइवर्ज होते जाते हैं, n बढ़ने पर दूर हटते हैं, डाइवर्ज होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें अब प्रोबेबिलिटी की, वेव फंक्शन भी कर सकते हैं, अभी हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए इस तरह का कर्व आएगा। ये हो गया psi1 का स्क्वायर, psi2 का स्क्वायर, psi3 का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 1 के लिए क्लासिकल व क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट भिन्न है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कण के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दीवार के पास अधिक होगी, परंतु
क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बीच में अधिक होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। यहाँ पे आप देखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बीच में ज़्यादा है, और क्लासिकल के अनुसार दीवार जो है उसके पास में ज़्यादा होनी चाहिए। रिजल्ट उल्टा आ गया। लेकिन जैसे जैसे एन का मान बढ़ता है तो प्रोबेबिलिटी की जो पीक्स हैं वो दीवार की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पर हम देखें तो जो पीक्स हैं वो दीवार की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, यानी एन का मान अधिक हो जाने पर क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स में बदल जाएंगे। एन का मान बढ़ने पर क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि हम डेली लाइफ में एनर्जी के क्वांटाइजेशन का एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन में ऊर्जा के क्वांटीकरण का अनुभव क्यों नहीं होता है। तो अभी हमने देखा कि जो एनर्जी लेवल है ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 ml²। का ऑर्डर या कोटि बहुत कम, मतलब 10⁻⁻40 के आसपास होगी। अतः डेल्टा ई एन का अनुभव हम साधारण अवस्था में नहीं कर पाते। तो ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि साधारण अवस्था में हम एनर्जी के डिफरेंस का या एनर्जी के क्वांटाइजेशन का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल श्रोडिंगर इक्वेशन का रहेगा। पार्टिकल इन ए नॉन रिजिड बॉक्स। नॉन रिजिड बॉक्स का मतलब फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। से पहले भी पढ़ा था हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पर फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू। तो इसको हम पहले वन डायमेंशन का स्टडी करेंगे, उसको फिर 3D के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन रिजिड बॉक्स या फाइनाइट पोटेंशियल वेल को हम ग्राफिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से कि वाई एक्सिस पे तो हो गया पोटेंशियल, और फर्स्ट रीजन जो कि लेफ्ट में है यहाँ पर पोटेंशियल है वी नॉट। एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल तक पोटेंशियल 0, और उसके बाद फिर वी नॉट। पार्टिकल ई एनर्जी का एम मास का इस पोटेंशियल वेल के अंदर, और कैपिटल ई की वैल्यू लेस देन वी नॉट। मैथमेटिकली v इज इक्वल टू 0 जब
x की वैल्यू 0 से बड़ी है और l से छोटी है। और इसकी वैल्यू v0 जब x की वैल्यू छोटी है या बराबर है 0 के, और x की वैल्यू जब बड़ी है या बराबर है l। मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार जो E है उसका एनर्जी लेवल कंटिन्यूस होगा, लेकिन जैसे अभी हमने पहले प्रूव किया था कि एनर्जी लेवल कैसे होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे, अलग अलग होंगे। और इससे एक मेन रिजल्ट निकल के आता है कि क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार पार्टिकल के बाहर सेकेंड फर्स्ट या थर्ड रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार पार्टिकल बाहर भी पाया जा सकता है। यहाँ पर बस ध्यान देने वाली बात यह है कि बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वो कम होती चली जाएगी। अगर हम 1 के लिए देखें तो बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, और जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, और n का मान अधिक होने पर क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में बदल जाएंगे। लास्ट एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है वो है पैराबोलिक पोटेंशियल वेल। पैराबोलिक पोटेंशियल वेल हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हर एक पार्टिकल होता है वो वाइब्रेट करता है, और जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के बाई एम। के कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट होती है। तो जब हम एफ इजिकल टू माइनस के एक्स से पोटेंशियल एनर्जी कर्व निकालेंगे तो वो एक पैराबोलिक कर्व आएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से। तो वाई एक्सिस में पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कर्व है v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एम्पलीट्यूड अगर a हो तो x की वैल्यू माइनस a से लेकर प्लस a तक वाइब्रेट करेगा, और इसके अंदर एनर्जी लेवल इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। अभी हमने बॉक्स में पढ़ा था वहां पर कैसे हो रहे थे, डाइवर्ज कर रहे थे, यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस में होंगे, यानी एनर्जी लेवल ई एन इज इक्वल टू श्रोडिंगर इक्वेशन का अप्लाई करके ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच न्यू, जहाँ पर n की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन आएगी। तो एट n इज इक्वल टू 0, हाँ सॉरी, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, इसमें n की वैल्यू 0 1 2, n इज इक्वल टू 0,
जो मिनिमम एनर्जी है E0 इज इक्वल टू हाफ एच न्यू, इसे 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं या शून्यांकी ऊर्जा कहते हैं। जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है? जीरो पॉइंट एनर्जी कभी कभी 2 नंबर में पूछते हैं कि जीरो पॉइंट एनर्जी या शून्यांकी ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो किसी ऑसिलेटर की न्यूनतम ऊर्जा शून्य कभी नहीं होती और हम शून्य पर भी नहीं। इसका मान E नॉट इज इक्वल टू हाफ एच न्यू होता है। इसे शून्यांकी ऊर्जा कहते हैं। ऐसा क्यों है? बस यहाँ तक की इसकी डेफिनेशन देनी है, इसे शून्यांकी ऊर्जा कहते हैं। अगर कारण पूछा जाए तो शून्यांकी ऊर्जा शून्य होने का मतलब का अर्थ है कि कण रुका हुआ है, परंतु अनिश्चितता सिद्धांत के कारण सिद्धांत के कारण स्थिति में अनिश्चितता शून्य नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका संवेग या ऊर्जा में जो अनिश्चितता है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अतः ऊर्जा का मान शून्य होना संभव नहीं। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और आता है इसमें कि जब हम बात करते हैं एन की कम मान के लिए, तो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के रिजल्ट एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी है पैराबोलिक पोटेंशियल वेल में, यानी कि ऑसिलेटर के लिए, इस प्रकार से वेरी करेगी, और क्लासिकल के अनुसार जस्ट इसके अपोजिट रिजल्ट आता है, यानी बीच में मिनिमम, दीवारों पर अधिकतम, और क्वांटम के अनुसार बीच में मैक्सिमम और दीवार के बाहर भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम n का मान बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं n इज इक्वल टू हायर वैल्यू देन 1, तो रिजल्ट इस प्रकार से आएगा। पहले हम ले लेते हैं, यहाँ पे डिनोट कर देते हैं क्लासिकल वाला।
इससे कर्व बनाने में आसानी रहेगी। और फिर क्वांटम मैकेनिक्स का यहाँ जितनी पीक दिखाएंगे उतना ही एन की वैल्यू लिख देंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच दिखाइए तो ये हो जाएगा साई 5 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि एन का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो क्लासिकल रिजल्ट और क्वांटम रिजल्ट हैं वो सेम होते जा रहे हैं। और बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एन का मान बढ़ने पर। तो इस प्रकार से ये थे क्वांटम मैकेनिक्स और उसके द्वारा श्रोडिंगर इक्वेशन जो हमने अलग अलग घटनाओं में लगाई, उन घटनाओं की व्याख्या। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।